आज बात करते हैं। आज के इस वीडियो में बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पहला हमारा चैप्टर है। और ये पहला चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में एक क्वेश्चन बनता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट की बात होती है तो कार्बोहाइड्रेट में कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मीठे होते हैं, जिनका टेस्ट जो है वो मीठा होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो मीठा नहीं होते, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, या गन्ने का जूस है जिसको केन शुगर बोलते हैं। गन्ने के जूस को केन शुगर बोलते हैं। अच्छा, ग्लूकोज के कंपेयर में फ्रुक्टोज 5 गुना अधिक मीठा होता है। तो जो मीठा होते हैं उसे हम शुगर कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन ये बनेगा कि sugars are sweet in taste। शुगर क्या होते हैं? शुगर्स आर स्वीट इन टेस्ट। शुगर जो होते हैं वे मीठे होते हैं। अच्छा, चीनी जैसे देखिए, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। तो शुगर्स आर स्वीट इन टेस्ट एंड आर present in the form of the crystal, or these are the crystalline substances which are sweet in taste। और वैसे भी हम जानते हैं, चीनी है या कोई फ्रुक्टोज है, गन्ने गन्ने का जूस है, आपका फ्रूट जूस है, ये सब के सब पानी मिलाएंगे तो डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। तो इसका मतलब शुगर वे होते हैं जो मीठे होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, और जो प्रेजेंट होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड कार्बो शुगर्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर कहते हैं, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और केन शुगर है। तो केन शुगर से ही हमारा गुड़ भी बनता है, चीनी भी बनता है। केन शुगर से उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें फर्मेंटेशन करके बनती हैं। तो ये हो गया हमारा शुगर की बात हुई है। तो दूसरा है नॉन शुगर। जो नॉन शुगर होते हैं, यही ग्लूकोज आपस में मिल जाता है, बहुत सारा बड़ा मॉलिक्यूल स्टार्च बना लेता है। फिर वो स्टार्च और बड़ा हो जाएगा तो उस आपका सिल्लोज बना लेगा। तो जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज या पॉलीमर ऑफ द फ्रुक्टोज या पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, विच आर पॉलीमर लार्ज मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बना लेता है। उसका टेस्ट जो है वो आपका मीठा नहीं होता है, उसमें कोई मिठास नहीं पाई जाएगी। और उसको जब हम डिजॉल्व करेंगे पानी में तो डिजॉल्व नहीं होगा। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम नॉन शुगर्स कहते हैं। तो नॉन शुगर्स आर द कंपाउंड्स which are the polymer of monosaccharides, which are amorphous and it cannot be dissolved in water। ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता है। सच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड नॉन शुगर्स। एग्जाम्पल जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है। अच्छा, यही जब छोटा मॉलिक्यूल में होगा तो आपका डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये अगर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बन रहा है, ये स्टार्च है। ये देखिएगा, ये कलर कर देते हैं इसको हम। ये देखिएगा, ये स्टार्च है। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डेक्सट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जाकर जुड़ जा रहा है, तो ये बना दिया हमारा डेक्सट्रिन। ये डेक्सट्रिन बन गया। तो ये स्टार्च है रेड कलर में, इसकी हाइड्रोलिसिस किया तो आपको डेक्सट्रिन मिला। फिर इसके बाद फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बनेगा डाइमर। ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया डाइमर बन गया। ये देखिएगा, ये डाइमर बन गया। ये माल्टोज जो है वो क्या है? डाइसेक्राइड है। इसका मतलब इसमें दो मोनोसेक्राइड मिले हैं, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो फिर आपका ये मोनोमर मिल जाएगा। और ये मोनोमर आपका है ग्लूकोज का। ये ये मोनोमर हो जाएगा किसका? ग्लूकोज का। ये
ये देखिए, ये हमारा हो गया ग्लूकोज का। इसका मतलब हम ऐसे भी तो बता सकते हैं, देखिएगा, पहले तो ये प्लांट है, प्लांट में ये देखिएगा CO2 और H2O आपस में मिलेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, और यहाँ क्लोरोफिल भी रहेगा प्लांट की पत्ती पर। तो ये आपस में H2O और CO2 मिलेगा तो बनाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सा हमने यहाँ पर ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर बनाया है। फिर जब ये ग्लूकोज आपस मिलेंगे तो दो ग्लूकोज आपस मिलते तो माल्टोज बनता है। ये डाइसेक्राइड है, ये हमारा ये वाला, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, ये मोनोसेक्राइड है। ये ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड है। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे तो क्या बना देंगे? माल्टोज बना देंगे। ये हमारा माल्टोज है। ये माल्टोज हो गया। फिर उसके बाद जब बहुत सारे माल्टोज आपस मिलेंगे तो वो बनाएंगे डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन जो है बहुत सारे यन मॉलिक्यूल, ये देखिएगा, ये यन मॉलिक्यूल ऑफ द माल्टोज कंबाइन टू फॉर्म डेक्स्ट्रिन। और ये डेक्सट्रिन का जब डिहाइड्रेशन कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगी स्टार्च में। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टार्च को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। तो ये हमारा माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। ये इसका ग्लूकोज का ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, यानी पॉलीमर है, बड़ा पॉलीमर है ये। तो ये तो हम आपको बता दिए कि ये हमारा, अच्छा, ऐसे ही सेलुलोज भी है। सेलुलोज ये भी हमारा पॉलीमर होता है इन्हीं मोनोसेक्राइड्स का, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। ये आपस मिलते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये हमारा नॉन शुगर का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से जो ग्लूकोज का जो पहला सिंपल क्लासिफिकेशन है, वो दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो मीठे होते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं जो मीठे नहीं होते हैं। जो मीठे होते हैं वो पानी में डिजॉल्व होते हैं, और जो मीठे नहीं होते वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। जो आपके मीठे वाले हैं उनको शुगर कह रहे हैं, जो नहीं मीठे उनको नॉन शुगर कह रहे हैं। जो मीठे वाले हैं उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और जो मीठा नहीं है उसका एमार्फस होता है। क्रिस्टलाइन और एमार्फस का मतलब हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में हो, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हो, जिसके मॉलिक्यूल फिक्स पोजीशन पर हैं, उसको क्रिस्टलाइन कहते हैं। जहां पर कोई निश्चित शेप ना हो, मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट का कोई सिस्टम ना हो, उसे हम एमार्फस कहते हैं। तो जैसे मेटल से जब हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़े तो उसमें जैसे मेटल है, तो मेटल में मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है, तो हमारा क्रिस्टलाइन है। जैसे मिट्टी है, बालू है, क्ले है, तो ये सब हमारे, कोयला है, तो ये सब में जो इसके माल एटम्स होते हैं, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट उनका नहीं होता है। क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, उनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है, इसलिए उसको हम एमार्फस कहते हैं। तो जो नॉन सुगर्स होते हैं एमार्फस इन नेचर होते हैं। लेकिन आज के समय में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको मुख्य रूप से तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। कार्बोहाइड्रेट्स आर कैटेगराइज इनटू थ्री कैटेगरी इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं उसको हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं। यदि हमारा सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट हो, फर्दर हाइड्रोलाइज करने पर अगर वो उससे छोटे मॉलिक्यूल के कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूट रहा है, तो उसे हम कहेंगे मोनोसेक्राइड्स कहेंगे। तो मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे, पहला होगा। दूसरा, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल यदि कंबाइंड रूप में है तो उसे हम डाइसेक्राइड कहेंगे। और अगर इनकी संख्या अगर n में हो, इनकी संख्या ज्यादा हो, इसका मतलब 10 या 10 से अधिक हो, तो उसे हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। अब देखिएगा मोनोसेक्राइड्स क्या हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हाइड्रोलिसिस करने पर उस मॉलिक्यूल से छोटा अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ना बन पाए, वही सबसे छोटा हो, तो उसे हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। दैट मीन्स मोनोसेक्राइड्स कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू मोर स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स होते हैं जिसको हम हाइड्रोलाइज करके उससे छोटे मॉलिक्यूल में हम जो है और उसको नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। मोनोसेक्राइड्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड आर कीटोन विच हैव एट लीस्ट वन कार्बन एटम। तो कार्बोहाइड्रेट वे होते हैं जिसमें
पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी एक दो या दो से अधिक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, CHO या CO ग्रुप हो, यानी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, यानी कार्बोनिल ग्रुप हो। एल्डिहाइड कीटोन को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे। और एटलीस्ट वन कायरल कार्बन हो। तो अगर ये तीनों कंडीशन यदि फॉलो करता है कोई मालिक्यूल, तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जो सबसे छोटा मालिक्यूल होगा, जो फर्दर हाइड्रोलाइज करने पर और सिंपल मालिक्यूल में नहीं टूटता है, ऐसे मालिक्यूल को, ऐसे सेक्राइड्स को हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। अच्छा, अब ये मोनोसेक्राइड्स, जैसे हमने इसके पहले बताया कि मोनोसेक्राइड्स हमारा दो तरह का हो सकता है। ये देखिएगा, ये हमारे दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं। अब मोनोसेक्राइड्स में अगर यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर CHO ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर CO ग्रुप प्रेजेंट है। यानी इसका मतलब यहाँ पर जो हम आपके सामने एग्जांपल दिखा रहे हैं, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो मोनोसेक्राइड्स एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के आधार पर दो तरह के हो जाएंगे। जो हमारा मोनोसेक्राइड्स हो सकता है, ये हो सकता है कि मोनोसेक्राइड्स में कीटोन एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, या हो सकता है कि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो। अच्छा, अब अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसे हम एल्डोजेज कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप, जब हमारा कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ भी हम सिंपल मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं, जो फर्दर और छोटे मॉलिक्यूल में न टूटे, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, सच carbohydrates are called aldogens. Those carbohydrates which have only aldehydic group is present, such कार्बोहाइड एल्डिहाइड तो प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ में भाई दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सिल होगा, एटलीस्ट वन कायरल कार्बन होगा। तो लेकिन ये है कि उसमें CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम एल्डोजेज कहते हैं। लेकिन यदि एल्डोजेज की जगह अगर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, अगर कीटोनिक ग्रुप, जैसे ये देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको एल्डोकीटोज कहेंगे। ये कीटोजेज हो गया, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ये कीटोजेज हो गया, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये एल्डोजेज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, बाद में हम कार्बन भी देखेंगे कि जिसमें जितना कार्बन होगा उसी के आधार पर होगा। आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। यदि कार्बन की संख्या 3 है, तो एल्डो पहले लगाते जाएंगे। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डो लगाएंगे, और अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटो लगाएंगे। ये देखिएगा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ये वाला एग्जांपल देखिएगा। ये ये हमारा एक ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड हमने बनाया एक। इसमें देखिएगा 3 कार्बन है। ये हम इसको कलर कर दे रहे हैं। इसका कलर हम पीला कर दिए। ये देखिएगा, पीला कम अच्छा दिख रहा है, दूसरा कर देते हैं। ए, चलिए ये वाला कलर कर देते हैं। ये देखिएगा, इसमें यहाँ पर 3 कार्बन है। एक ये हमारा ये एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप है। एक OH ये है, और एक OH इसमें है। तो 2 OH हो गए। और ये वाला जो कार्बन है, इसको हम, ये देखिएगा, ये C2 कार्बन कर दे रहे हैं। ये दूसरा कार्बन हो गया हमारा। ठीक है, ये 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 दूसरा कार्बन हो गया। ये पहला कार्बन हुआ हमारा। ये पहला कार्बन हुआ ये। और ये हमारा, ये यहाँ पर ये तीसरा कार्बन हुआ ये। तो ये 3 कार्बन कंटेन कर रहा है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और ये जो C2 कार्बन है, C2 कार्बन से 4 ग्रुप लगे हुए, 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हैं। एक CHO लगा है, ये देखिएगा, एक CHO है ये, एक OH है, एक H है, और एक CH2OH। ये तो C3 हम आपको बनाए हैं तीसरा कार्बन दिखाने के लिए। हम चाहे तो इसको ऊपर कर दें, आप C3H2OH मत समझिएगा इसको। हाँ, ये देखिएगा, हम इसको ऊपर कर दे रहे हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये तीसरा कार्बन हो गया। ठीक है।
तो ये पहला कार्बन हुआ, दूसरा हुआ और ये तीसरा कार्बन हुआ, तो तीसरा वाला CH2OH है। तो C2 से 4 CHOH CH2OH OH, ये 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि ये हमारा C2 जो कार्बन हो गया वो कायरल हो गया, तो इस सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 3 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हो गया एल्डोजेज। चूंकि 3 कार्बन है इसलिए इसको एल्डो ट्रायोज कहेंगे। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा, जिससे ये ग्लिसरल डिहाइड है, लेकिन इसका नाम ये हमारा हो गया एल्डो ट्रायोज। एल्डो ट्रायोज हुआ ये देखिएगा, ये हमारा हो गया क्या, ये इस पे आप ये जो है ये एल्डो, ये वाला ये एल्डो ट्रायोज हो गया ये हमारा। ठीक है, बाद में आगे चल के कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। भाई ये देखिएगा, ये हमारा रेफरेंस कंपाउंड के तौर पे यूज किया जाता है कि राइट OH राइट है, OH लेफ्ट है। जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज है वो ऊपर की तरफ है, जो सबसे कम वाला है वो नीचे की तरफ है। राइट में OH है, लेफ्ट में H है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये इसका उल्टा, OH लेफ्ट में है और H राइट में है। तो अगर ये OH राइट में है तो इसको R, और अगर OH लेफ्ट में है तो इसको S कॉन्फ़िगरेशन या S ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। तो ये हमारा ट्रायोज हुआ, जिसमें इन दोनों में कीटोनिक ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा, दूसरा, अब कार्बन की संख्या 4 हो जाएगी। अगर आप बनाएंगे कि भाई इसमें कीटोन बना दीजिए, क्या एल्डो कीटोज होगा? तो एल्डो कीटोज नहीं बन पाएगा। आप उसको बनाएंगे तो आप देख लीजिएगा कि एल्डो नहीं, एल्डो ट्रायोज नहीं बन पाएगा। कैसे नहीं बन पाएगा? भाई एल्डो ट्रायोज में इसको आप कीटोन में कन्वर्ट करेंगे, ये देखिएगा। अगर आप इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं इसे, है ना, कर दे रहे हैं हम, इसको आपको CH2OH करना पड़ेगा, ये देखिएगा। तो आखिर कीटोज क्यों नहीं बनता है? CH2OH ये हो गया CH2OH, और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाए, कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप है, ये देखिए, डबल बॉन्ड कर दीजिए यहाँ पर, ये अब देखिएगा इसको, ये तो कीटोन हो गया। भाई CH2OH ऊपर हो गया, नीचे CH2OH हो गया, और ये क्या हो गया? CO हो गया। तो अब ये, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन तो है नहीं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन तो है, लेकिन ये कायरल कार्बन नहीं है, तो कंडीशन ये थी कायरल कार्बन होना चाहिए। इसलिए एल्डो कीटो ट्रायोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कीटो ट्रायोज जब आप बनाएंगे तो इसमें कायरल कार्बन नहीं होगा। जब कायरल कार्बन नहीं होगा तो इसलिए नहीं बन पाएगा। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ट्रायोज। अगर कार्बन की संख्या 4 हो तो, अगर कार्बन की संख्या 4 होगी तो उस कंडीशंस में, ये देखिएगा, तो अगर कार्बन की संख्या 4 है तो एल्डो टेट्रोज कहेंगे। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको एल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज कहेंगे। वो आप देख लीजिएगा, इसमें भी बन जाएगा। यानी कार्बन की संख्या आपके पास में 4 होनी चाहिए। तो ये देखिएगा हमारे पास में ये है, यहाँ पर ये, तो इसमें कार्ब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एक OH, दो OH और तीन OH, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये देखिएगा 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो दूसरे नंबर का कार्बन है ये वाला, ये कार्बन और ये कार्बन, यानी ऊपर से जब हम काउंट कर रहे हैं, ये डी इरेथ्रोज में, डी इरेथ्रोज अभी बताते हैं क्या है। तो दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन हमारा कायरल कार्बन है, इसमें एक CHO ग्रुप प्रेजेंट है, और ये OH है दूसरे कार्बन से, OH है तीसरे कार्बन से। तो दूसरा और तीसरा कार्बन कायरल है, और नीचे की तरफ CH2OH रख देते हैं। तो ये 4 कार्बन है, एल्डिहाइड है, तो ये एल्डोटेट्रोज हो गया। ये एल्डोटेट्रोज ये दो तरह के हो रहे हैं हमारे पास में, ये देखिएगा। यहाँ तो हमने 4 तरह का एल्डोटेट्रोज बना दिया है। ये एल्डोटेट्रोज आप देख लीजिए कैसे हो रहा है, कि ये हो सकता है दोनों कायरल कार्बन से लगे हुए जो OH ग्रुप हैं वो राइट साइड में हों,
अगर राइट साइड में है और या तो आप कहिए दोनों सेम एटम्स या ग्रुप एक साइड में होते हैं, उसको इरिथ्रोज कहते हैं। इन द एल्डोटेट्रोज में जब दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड में हो और दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड में हो, इसको हम इरिथ्रोज कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर एक साइड सेम एटम या ग्रुप बोथ साइड में हो, उसको हम थ्रियोज कहते हैं। तो इसलिए एल्डोटेट्रोज दो तरह के हो गए। एल्डोटेट्रोज कौन हुआ? जिसमें कार्बन की संख्या 4 हो और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको हम एल्डोटेट्रोज कहते हैं। तो एल्डोटेट्रोज यहाँ दो तरह का होगा। इसको नॉमेनक्लेचर में भी हम देखेंगे कि एक इरिथ्रोज हो गया और दूसरा थ्रियोज हो गया। इस पर आगे चल के नोट्स भी होगा, तो वहां पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये डी इरिथ्रोज हो गया और ये आपका डी थ्रियोज हो गया। तो इसको हम आगे चल के जब हम बताएंगे तो वहां पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ एल्डोटेट्रोज का? एल्डोटेट्रोज का जो एग्जाम्पल हुआ वो इरिथ्रोज और थ्रियोज हुआ। इरिथ्रोज और थ्रियोज क्या है? ये देखिए, इरिथ्रोज और थ्रियोज क्या है? जब सेम एटम्स या ग्रुप सेम साइड में होते हैं, वर्टिकल लाइन के सेम साइड में होते हैं, एक साइड में होते हैं, उसको हम इरिथ्रोज कहते हैं। और जब दोनों साइड में होते हैं तो उसको हम थ्रियोज कहते हैं, जैसा हमने अभी दिखाया। कीटो ग्रुप अगर प्रेजेंट है, 4 कार्बन है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, उसको इरिथ्रोलोज कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है, तो उसमें बस एक कार्बन ऐसा बचता है जिसमें जो कायरल होता है। तो इसमें मतलब ये हो गया कि अगर कीटो टेट्रोज है तो वहां पर केवल एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट रहे, एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद अगर मान लीजिए कार्बन की संख्या 5 है, इसको हम आगे चल के डिटेल में बताएंगे भी। कार्बन की संख्या अगर 5 है और अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो उसको हम एल्डोपेंटोज कहेंगे। इसको डिटेल में आगे चल के हम राइबोज, रेबिनोज, जाइलोज, लाइयोज, तो ये तमाम जो है एल्डोपेंटोज का कॉन्फ़िगरेशन हम चैप्टर में आगे चल के हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो अच्छा, अब इसके बाद अगर मान लीजिए कार्बन की संख्या 5 हो और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसको कीटोपेंटोज कहेंगे। उसके एग्जाम्पल राइबुलोज, जाइलुलोज। तो इसमें कीटोनिक रहेगा और दो कायरल कार्बन रहेगा। उसका स्ट्रक्चर आगे भी हम उसको भी आगे डिटेल में देखेंगे। कार्बन की संख्या 6 हो, अगर कार्बन की संख्या 6 होगी तो उसको हम एल्डोहेक्सोज कहेंगे। और जो सबसे ज्यादा कॉमन हम पढ़ने वाले हैं, एल्डोहेक्सोज भी मुख्य रूप से पढ़ेंगे, लेकिन एल्डोपेंटोज भी पढ़ेंगे, क्योंकि एल्डोपेंटोज जो हमारा पार्ट ऑफ डीएनए होता है या हमारे ब्लड में पाया जाता है, तो उसको हम डिटेल में एल्डोपेंटोज को भी और उसके कॉन्फ़िगरेशन को और इंटर कन्वर्जन जब करेंगे तो वहां भी हम एल्डोपेंटोज के बारे में बात करेंगे। एल्डोहेक्सोज में जो मुख्य रूप से एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज में यानी कार्बन की संख्या 6 हो और मोनोसेक्राइड हो, तो उसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन है हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। लेकिन ग्लूकोज के अलावा मैनोज और ग्लैक्टोज और कीटोहेक्सोज में फ्रुक्टोज और सार्बोज, ये हमारे मुख्य रूप से हैं। इसका डिटेल आगे चल के हम स्ट्रक्चर और उसके कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर अभी बस फार्मूला भर दिखाया है, आगे चल के आप उस मैटर को यहाँ भी आप दिखा सकते हैं। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये तो हो गया पहला हमारा मोनोसेक्राइड्स की बात हो गई। दूसरी बात करेंगे हम ओलिगोसेक्राइड्स की। तो ओलिगोसेक्राइड्स में जो कार्बन की संख्या हो सकती है, जो मोनोसेक्राइड्स की संख्या हो सकती है वो 2 से लेकर 10 तक हो सकती है। जैसे अभी हमने कहा ग्लूकोज आपस मिलते हैं तो माल्टोज बनाते हैं, ऐसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस मिलेंगे तो सुक्रोज बनाएंगे, और बहुत सारे सुक्रोज आपस मिल जाएंगे तो सेलुलोज बनाएंगे। तो ये हमारा इसमें जो ओलिगोसेक्राइड्स होता है, उसमें उसमें संख्या जो होती है, उसमें संख्या उसमें संख्या जो है वो दो मोनोसेक्राइड से लेकर हमारे पास तो इसकी संख्या जो होती है वो 2 से लेकर 10 तक होती है। तो डाइसेक्राइड्स में जब ग्लूकोज ग्लूकोज आपस मिलेगा, ये देखिएगा, ये 3 मालिक्यूल को हम हाईलाइट कर देते हैं। ये सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये हमारे डाइसेक्राइड हैं। आगे चल के चैप्टर में आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसमें डाइसेक्राइड्स के बारे में बताएंगे। तो माल्टोज अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि माल्टोज कैसे बना है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल रहा है तो माल्टोज बन रहा है।
इसका मतलब ये हो गया कि ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज ये दोनों मिल रहे हैं तो ये बना रहे हैं माल्टोज। अगर अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल रहा है तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये दोनों मिलेंगे तो ये बनाएंगे हमारे सुक्रोज। तो सुक्रोज किसका पॉलीमर हो गया? सुक्रोज पॉलीमर हो गया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को। ग्लूकोज और प्लस ग्लैक्टोज आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे लैक्टोज। ये देखिएगा, तो इसका मतलब ये हो गया, ये देखिए ये हमारा बन गया। तो ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो ये मोनोसेक्राइड्स हैं, आपस में मिलकर माल्टोज बना रहे हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलकर सुक्रोज बना रहे हैं, और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में मिलकर लैक्टोज बना रहे हैं। तो ये हमारे डाइसेक्राइड्स हैं। ऐसे और मॉलिक्यूल्स आपस मिलेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स मिलेगा तो रैफिनोज बना देगा। ये तो डाइसेक्राइड्स हुआ। 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर रैफिनोज बना देते हैं। अगर 4 मॉलिक्यूल मिल गए, 3 मॉलिक्यूल रैफिनोज बनाएगा। ये देखिएगा, 3 मोनोसेक्राइड्स 3 ग्लूकोज आपस में मिलकर रैफिनोज बना देगा। अगर 4 मिल गए तो टेट्रासेक्राइड हो गया। 4 मॉलिक्यूल मिलकर स्टाइयोज बनाएगा। 4 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद ये आपके ये स्टाइएज बनाएगा। तो ये हमारे हो गए। ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ये हमारे आ रहे हैं ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड्स को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड्स हमें प्राप्त होते हैं। यदि 2 मोनोसेक्राइड्स प्राप्त हुए तो उसको हम डाइसेक्राइड कहते हैं। या 3 मोनोसेक्राइड प्राप्त हुए तो उसको ट्राइसेक्राइड कहते हैं। यदि 4 मोनोसेक्राइड हाइड्रोलिसिस करने पर प्राप्त होते हैं तो उसको टेट्रासेक्राइड कहते हैं। तो ऐसे जितने सेक्राइड मिलते जाएंगे वैसे 2 से लेकर 10 तक हम इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे चल के इसका स्ट्रक्चर वगैरह हम आपको और फ्रुक्टोज को आपस में जोड़ेंगे और उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल से अटैच होकर सुक्रोज का मॉलिक्यूल बनाता है, उसके बारे में भी बताएंगे। ग्लूकोज का ग्लैक्टोज किस तरह से जुड़ रहा है, उसका केमिकल किस तरह अटैचमेंट है, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। अगला है पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स में जो संख्या होती है वो कई हजारों में होती है। जो इसका कॉमन एग्जाम्पल है कि इसमें जो नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं वे वो 10 से अधिक होते हैं। तो इसमें देखिएगा स्टार्च की अभी हम लोगों ने बात किया, ये देखिएगा ये हमारा स्टार्च है, ये सेलुलोज है और ये ग्लाइकोजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे इसमें मॉलिक्यूल की संख्या 10 या 10 से अधिक होती है तो वो हमारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मोनोसेक्राइड्स की जब हम बात करते हैं तो अभी हमने बता दिया, ये चीजें हमने बता दिया आपको, इसको एक टेबल के रूप में। तो ये आप नोट्स के तौर पर भी इसको आप नोट कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। और ये सेंटेंस के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको आप अपना नोट्स के लिए आप बना सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन शुगर और नॉन शुगर का है। इसकी डिफिनीशन लिखिए, दीज आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज व्हिच आर स्वीट इन टेस्ट। आप कर सकते हैं, स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। एग्जांपल ये है। नॉन शुगर ये होते हैं जो टेस्टलेस होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, अमार्फस होते हैं। एग्जांपल ये हैं। फिर उसके बाद जो मोनोसेक्राइड्स का हमने यहाँ लिखा है कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जो है हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, तो उसे हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। और एल्डिहाइड कीटोन के प्रेजेंस डिपेंडिंग ऑन द they contains aldehyde or ketone. Presence of the aldehyde and ketone in the carbohydrates, they are also called aldoses or ketones.
If in the carbohydrate aldehyde group is present, then it is called aldose, and when carbohydrate contains ketonic group, then it is called ketose. तो इसके आधार पर हम एल्डोजेज और कीटोजेज को कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर भी है, भाई कार्बन की संख्या अगर 5 है तो एल्डोपेंटोज कहते हैं, अगर 6 है तो एल्डोहेक्सोज कहेंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात है तो कीटोपेंटोज कहेंगे, कीटोन है तो अगर 6 कार्बन है तो कीटोहेक्सोज कहेंगे। तो ये नीचे हमने कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज वो हमने यहाँ पर नीचे की तरफ में ये हमने लिख दिया है। फिर ओलिगोसैकेराइड्स में नोट कर लीजिएगा, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स which can be hydrolyzed into definite number of monosaccharides. The number of monosaccharides will be in the range of 2 to 10. जो कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेक्राइड्स की जो संख्या होनी चाहिए वो मोनोसेक्राइड्स की जो संख्या है वो 2 से लेके 10 तक होनी चाहिए। अच्छा, अब इनके कार्बन का नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स के आधार पर ये जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं, अगर 2 मॉलिक्यूल देते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर तो उसको हम डाइसेक्राइड कहेंगे। ये 3 देंगे तो उसको हम ट्राइसेक्राइड कहेंगे। इस तरह से यह जैसे डाइसेक्राइड्स के एग्जांपल यहाँ हमने बात किया, ठीक है? तो इसको आप कर सकते हैं, इन सब का फार्मूला सेम होता है। फिर पॉलीहाइड्रोक्सी में, पॉलीहाइड्रोक्सी के बारे में हम आगे चलकर और में डिटेल में बात करेंगे, जिसमें 10 या 10 से अधिक मिलते हैं, तो जिसके कॉमन एग्जांपल यहाँ पर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन इस तरह से हमने लिख दिया है। और यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर हमने ये टेबल बना दिया जिसमें आपको एल्डो कीटोजेज और एल्डो ट्रायोजेज ये दोनों की एल्डोजेज और कीटोजेज दोनों को हम अलग-अलग यहाँ पर क्लासिफिकेशन करके यहाँ पर हमने एक टेबल बना दिया है। अच्छा, अब उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। तो 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर होते हैं और दूसरे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। 2 तरह के होते हैं, जो रिड्यूस कर दें, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो जाएँ। किससे ऑक्सीडाइज हो जाएँ? रिड्यूसेज किसको रिड्यूस करें और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं। कौन है? फेलिंग सॉल्यूशन, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और रिएजेंट को रिड्यूस कर दें। किसको रिड्यूस करेंगे? फेलिंग सॉल्यूशन है, आगे चल के रिएक्शन हम आपको बताएंगे। टॉलेंस रिएजेंट है और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। तो इसको रिड्यूस कर देंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो ऐसे शुगर्स को हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, ठीक है? तो अच्छा, इनके पास में रिड्यूसिंग शुगर की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? यहाँ हमने लिख दिया एल्काइल मीडियम रिड्यूसिंग शुगर फॉर्म एल्डिहाइड कीटोजेज व्हिच मेक इट कैपेबल टू एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट्स। अच्छा, ये इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहाँ आप देखिए 2 कार्बन है, तो सीओ जो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो अल्फा कार्बन उसका वो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा अगला कार्बन है, ये देखिए, ये हमारा कार्बन ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का है। इससे लगा हुआ जो हमारा उसके नीचे वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया। ये क्या हुआ? अल्फा कार्बन है। ये देखिए कलर हमने इसको दे दिया, ये हमारा अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से OH लगा हुआ है, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। यहाँ पे देखिएगा ये दूसरा कार्बन, ये वाला, ये दूसरा कार्बन जो है हमारा, ये कार्बन से लगा हुआ ये कार्बन है, उससे लगा हुआ ये अल्फा कार्बन है और अल्फा से यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, ठीक है? तो कम से कम जो है अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, जो शुगर्स का हेमी स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने हेमी स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है?
अच्छा, हेमिस्टल स्ट्रक्चर हैज वन OH ग्रुप एंड वन OR ग्रुप। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये देखिएगा, ये आपका लीनियर फार्म है, और जब ये साइक्लिक फार्म में कन्वर्ट हुआ, इसको आगे चल के हम बताएंगे, इसको डिटेल में समझाएंगे। तो यहाँ पर ये यहाँ पर पहले वाले कार्बन से ये आपका जाके जुड़ गया, तो इस कार्बन से एक OH ग्रुप जुड़ गया, और एक ये जो O वाला ब्रिजिंग वाला है कार्बन से जुड़ा है, यानी OR ग्रुप हो गया ये। अगर ये वाला अगर प्रेजेंट है तो उसको हम हेमी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये देखिएगा, ये ओपन फार्म है और साइक्लिक फार्म है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरह से ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ है। हम ये वीडियो आपके BSc फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बनाए हैं कि आप इसमें से देखकर आप समझ लें। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आता है, आप कमेंट में जरूर लिख के दें, तो हम आपको उसको अलग से एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को हमारे लाइक कर लें, जिससे हम और भी वीडियो आप तक पहुंचाने में कामयाब रहें। तो इतना इतना आज के लिए इतना ही। थैंक यू।